हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के साथ प्रेजेंट हैं और केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीबीएसई में, या फिर सीबीएसई या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या अदर बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर आईसीएससी एक बोर्ड होता है, उसमें आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से। या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लाइक कि जेई या फिर आपका नीट, इसमें एक क्वेश्चन होता है या फिर इससे 2 क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से, जो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग अब कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, फैराडेज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, और इस पे बेस्ड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वाली पार्ट से। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमें किस टाइप के मैटर की स्टडी करनी है, ये बातें हमें पढ़ना है, ये बात हमें समझना है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो हम लोग स्टडी करते हैं वो क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। देखिए यहाँ लिखा है केमिकल चेंज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच रिलेशनशिप जहाँ एस्टेब्लिश होती है, ये सारी बातें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो प्रॉपरली अगर डिफाइन करें तो क्या डिफाइन करेंगे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन रिडॉक्स रिएक्शन। और ये तभी संभव है जब केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स फॉर्म में हो। रिडॉक्स फॉर्म में होना मीन्स कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। ऐसा एग्जाम्पल भी आपको मैं दिखाऊंगा कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, किसको कहते हैं। वैसे आपको ये इतना बातें पता भी होनी चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो अब हम लोग इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये समझे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज के बीच रिलेशन। इसी रिलेशन को हमें इस चैप्टर के अंदर डिटेल पढ़ना है। अब आगे देखिए लिखा है द 3 मेन एस्पेक्ट ऑफ स्टडी इन द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ने का मेन एस्पेक्ट्स है क्या, कि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में समझे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल क्या है, इन सभी बातों को हम लोग इसमें डील करेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट पार्ट है, जो कि हम लोग इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। देखिए प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक होना। डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट। जब किसी एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट का मतलब फ्यूज्ड स्टेट से पास करवाते हैं और वो अगर डिकम्पोज करता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं दिखाऊं आपको, तो ये H2O है, वाटर है। अगर इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, मीन्स कि इसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, इसका इलेक्ट्रोलिसिस अगर करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, यानी डिकम्पोज हो जाता है। इसको बैलेंस करें तो यहाँ 2 लगा देंगे
और यहाँ आप टू लगा देंगे। तो इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन होना। यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में है, और यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुआ, ब्रेक हो गया, अलग अलग हो गया, तो इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस यही प्रोसेस है। अब आगे बात करते हैं क्या कि इलेक्ट्रोलिसिस तो हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रोलिसिस ये है डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन है इलेक्ट्रिसिटी पास होने से। इलेक्ट्रिसिटी पास होने से अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जैसे ये एक कंटेनर है। यहाँ तो इलेक्ट्रोलिसिस का एक एग्जाम्पल बताए कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का आप करते हो यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर प्योर वाटर की बात करूँ मैं, प्योर वाटर है इस कंटेनर में, अगर इससे करंट पास कराते हैं तो करंट पास नहीं होता कभी भी प्योर वाटर से। जब भी हम लोग केमिस्ट्री में वाटर की बात करते हैं तो हम लोग पीते हैं उस वाटर की बात नहीं करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं जिससे कि करंट पास नहीं हो सकता है। अब इसमें क्या करें, करंट पास नहीं होगा इस वाटर से, फिर इसमें अगर NaCl इस वाटर के अंदर हम लोग डिज़ोल्व कर दें तो ये NaCl जो होगा आपका, ये वाटर में घुलने के बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। और आप सभी बच्चे इस क्लास में जानते हो कि करंट पास अगर मान लीजिए इधर से इधर की तरफ हो रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है तो करंट पास नहीं होगा। अब देखिए इसमें अगर आप वायर डालते हो तो यहाँ पे क्लोरीन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग जाएगा तो पूरे सिस्टम में क्या होगा, करंट आ जाएगा। तो करंट इसमें फ्लो किसकी वजह से हुआ, NaCl के कारण, NaCl डिजोल्व करने के कारण। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे NaCl को, और इस पूरे फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस टर्म जो है इसको हमें पढ़ने से क्या फ़ायदा है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इस बात को समझते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका क्या कि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब हम लोग वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जो कि एग्जाम्पल अभी अभी ऊपर भी हम दिखाए और इसके इम्पोर्टेंस में ये बातें आएगी। तो वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। देखिए हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, हालांकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी लिखेंगे। तो हाइड्रोजन के प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं, जो कि वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है। ये पहला इम्पोर्टेंट हो गया। ऐसा भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हमें मिलता है कब, जब वाटर को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है जी कि एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग सोडियम का, पोटासियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, एल्युमिनियम का, ऐसे बहुत सारे मेटल का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करके एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। लाइक क्या, लाइक सोडियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, etc। बहुत सारे मेटल का हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, निकालना, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो आप ये टॉपिक एक्सट्रैक्शन के बारे में। अब यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको कि ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में है। तो इससे अगर हमें सोडियम निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करने से होता क्या है, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। तो देखिए यहाँ सोडियम मिल रहा है,
ये सोडियम मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड का, तब मिलता है। इसी टाइप से पोटासियम का एग्जाम्पल होगा, इसी टाइप से मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन का एग्जाम्पल होगा, कैल्शियम का, एल्युमिनियम का। समझ में आ गई बातें? तो दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि किसी मेटल को अगर हमें निकालना हो किसी कंपाउंड से, तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करके निकाल सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का प्रोडक्शन भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करके ही करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आप अभी देखिए क्लोरीन का एक्सट्रैक्शन हो रहा है सोडियम क्लोराइड से। तो इस एग्जाम्पल को मैं लिख कर नहीं, इसी एग्जाम्पल को आप देख लें, क्लोरीन का भी एक्सट्रैक्शन है। दूसरा क्या है? फोर्थ नंबर है हैवी वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं, उसका मैन्युफैक्चर हो सकता है। कैसे? इलेक्ट्रोलिसिस करवाकर। तो यहाँ पे क्या है? D2 और ये क्या है? O2। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या हो जाता है? D2O बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हैवी वाटर कहते हैं, या फिर इसी को ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर है? तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस का कितना इम्पोर्टेंस है कि आपको हाइड्रोजन अगर प्रोड्यूस करना हो तो आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा कर करेंगे। आपको मेटल का एक्सट्रैक्शन करना हो, मीन्स मेटल निकालना हो, तो आप इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करके निकाल सकते हैं। अगर आपको हैवी वाटर प्रोड्यूस करना हो तो आप इलेक्ट्रोलिसिस करके उसको बना सकते हैं, जो कि पावर प्लांट में यूज होता है, जहाँ पे रिसर्च करते हैं यूज होता है। इन सभी जगहों पे हैवी वाटर का यूज हम लोग करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस समझना बहुत ही ज़रूरी है, इलेक्ट्रोलिसिस को जानना बहुत ज़रूरी है। ये सभी समझने के लिए इतना इम्पोर्टेंस है। किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस समझ लेने से हम लोगों को बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि इसको पढ़ने से हमें ये फ़ायदा है, इसलिए ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया टर्म। अब इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड जो साइंटिस्ट बहुत डिटेल अपना कॉन्सेप्ट दिए, उनका नाम था फैराडेज। फैराडेज का वैसे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है, बट आपके क्लास में इनका 2 लॉ पढ़ना है, एक फर्स्ट फैराडेज लॉ, दूसरा सेकेंड फैराडेज लॉ। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपको पढ़ना है, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, जो कि आज इस लेक्चर का टॉपिक नंबर 2 है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है? फैराडेज फर्स्ट लॉ में है अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हेंस द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। इसी बात को, पूरे स्टेटमेंट को अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है। अब यहाँ पे W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू नहीं आएगा, इस प्रोपोर्शनल टू के जगह पे आप क्या कहेंगे? इक्वल टू कहेंगे, ZIT आएगा, जहाँ पे Q क्या है? Q इज इक्वल टू IT आएगा। अब हम लोग ये समझे कि ये सारे एब्रेविएशन, मतलब ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वेयर W आपका रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। फर्स्ट लॉ कहता है कि जितना केमिकल सब्सटेंस होगा और उतना ही क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ये है आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे आप I देखें तो I क्या है जी? करंट है, करंट। और T क्या है? टाइम। अब बात रही Z की। Z क्या है? Z है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं इसको, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के जगह पे आया है ये।
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी इसको हम लोग कह सकते हैं जेड को। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है, ये आप जानते हो, फिजिक्स में भी ये पढ़ना होता है। तो ये फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितना हम लोग केमिकल सब्सटेंस लेंगे क्वांटिटी ऑफ चार्ज उतना ही प्रोड्यूस होगा। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, इसीलिए है ये। तो ये लॉ भी पूछा जाता है। फर्स्ट लॉ क्या है, इसका ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकल जो लिखे W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपका पूरा स्टेटमेंट बोर्ड वाले एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे जो जेड आप पढ़े प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम लोग कहे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन भी पूछा जाता है जी। ये किसको कहते हैं, देखिए बहुत डिटेल में समझाता हूँ, मैं भी आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और आगे भी समझेंगे। ये क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास फॉर 1 सेकेंड। इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी सब्सटेंस से अगर 1 सेकेंड में जितना करंट पास हुआ, उसमें जितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ उस मेटल पे, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे। फिर से इस बात को सुने, मैं रिपीट करता हूँ कि किसी मेटल से होकर 1 सेकेंड में जितना करंट पास होता है, उस कारण से मेटल पे जितना केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, सर्दी में आप पानी गर्म करते होगे। पानी कैसे गर्म करते होगे, जनरली लोग जैसे गीज़र भी आप यूज करते हैं, लेकिन गीज़र का एग्जाम्पल नहीं लेकर रॉड से भी पानी गर्म करते हैं। रॉड को आप लगाते हो, जब 1 महीने आप यूज करते हो तो रॉड पे देखते हो वाइट कलर का एक लेयर सा जमा हो जाता है। उसी लेयर की मैं बात कर रहा हूँ। जो वाइट कलर का लेयर है वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि आपके पानी गर्म करने वाले रॉड पे डिपॉजिट हो गया है। तो वो तो 1 सेकेंड में भी हुआ होगा ना, लेकिन इतना कम हुआ होगा कि हम लोग उस चीज़ को नेकेड आई से नहीं देख सकते, अपनी आँखों से उसको नहीं देख सकते। तो 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट पास होने के बाद उस रॉड पे जितना केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। क्लियर हो गई होगी बातें। ये डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप लिख पाएंगे, और लिख ही नहीं पाएंगे बल्कि आप किसी को पूरे लेक्चर सुनने के बाद किसी को समझा भी सकते हैं पूरी लेक्चर को, अगर आप ध्यान से सुनते हो और समझते हो तो। अब देखिए, फैराडेज लॉ से रिलेटेड सारी बातें कंप्लीट थ्योरेटिकली, नॉमरिकली बातें आगे आएगी, जो कि नॉमरिकल क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा। अब यहाँ पे क्या है, फैराडेज का दूसरा लॉ क्या बताए फैराडेज, ये बोले कि व्हेन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्यूशन, जितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी सॉल्यूशन से पास करता है ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज, the mass of substance produced at electrode are directly proportional to their equivalent weight। तो उसका मास उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा। अब इस पूरे स्टेटमेंट को मैथमेटिकली देखते हैं। देखिए कैसे देखेंगे, फॉर्मूले के टर्म में, मैथमेटिकली मीन्स फॉर्मूले के टर्म में। तो यहाँ पे है कि मास ऑफ ए लिख देते हैं या फिर डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ए जी सिल्वरानी। मास ऑफ ए डिपॉजिटेड, जितना सिल्वर डिपॉजिट करेगा, डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाई मास ऑफ सी यू डिपॉजिटेड, मास ऑफ सी यू डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। क्या आएगा, आप थोड़ा सोच रहे होंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए जी आएगा, चूँकि ऊपर ए जी है और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, फैराडेज ने बताया है कि मास जो होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा, तो ये ऊपर ही आएगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता तो नीचे आता। अब नीचे क्या आएगा जी,
इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। तो देखिए आपसे ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज क्या है, आप पूरे स्टेटमेंट को लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के साथ ये एक्सप्रेशन यानी ये फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख देना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में तो विद एग्जाम्पल लिखा हुआ नहीं था इसलिए हम लोग नहीं लिखे, ऐसा नहीं होता। अगर स्टेटमेंट लिखा तो आप उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपने आप भी लिख सकते हो बिना क्वेश्चन में पूछे भी। अब इसके बाद फर्स्ट और सेकंड लॉ की बातें कंप्लीट होती है और इससे रिलेटेड क्या है, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसको कि जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो फर्स्ट लॉ में आप पढ़े, तो जेड का वैल्यू अगर गिवन नहीं हो क्वेश्चन में तो उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस का निकाल लो और 96500 से इसको डिवाइड कर दो। ये 96500 क्या है जी, 96500 कूलम्ब इज इक्वल टू होता है 1 फैराडेज। 96500 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 फैराडेज होता है। ये कन्वर्जन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट मान लीजिए किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है और वो नॉमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और आपको वेट पता है सब्सटेंस का और क्वांटिटी ऑफ चार्ज पता है, तो आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो W/Q मल्टीप्लाई 96500 कूलम्ब। इस फॉर्मूले को यूज करके आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारा फॉर्मूला हो गया, यानी ये सभी थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया इसका। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक लिए हैं क्या, कि इन सभी से रिलेटेड नॉमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। थ्योरेटिकल तो इस तरीके से पूछा जाएगा जितना हम लोग समझे कि इलेक्ट्रोलाइसिस किसको कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, या फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है, फैराडेज सेकेंड लॉ क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, और जेड निकालने का फार्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ वेट एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अब आगे इससे रिलेटेड नॉमेरिकल क्वेश्चन कैसे होंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन। इस रिडक्शन में कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी ये निकालना है जी। तो क्वेश्चन नंबर ए है आपका, इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूँगा मैं, और ये कई बार बोर्ड में भी आया है, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी है। मैं कोशिश किया हूँ पूरे लेक्चर में, पूरे वीडियो में, कि मैं कंप्लीट एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करूँ, जिसमें कि आप उसके नॉमेरिकल क्वेश्चन को लेकर बैठें तो सारा सॉल्व हो और बोर्ड में अच्छा स्कोरिंग हो और जेई मेन लेवल तक आप क्लियर कर पाएँ हमारे इस निर्भर एकेडमी के लेक्चर को सुनकर पढ़कर। अब ए में क्या है, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव टू एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्युमिनियम में कन्वर्ट होता है, तो हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी इसके रिडक्शन होने के लिए। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, Al3 पॉजिटिव से Al दिया हुआ है, एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है। इसको अगर आप बैलेंस करते हो तो कैसे बैलेंस करते हो जी, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लगाकर बैलेंस हो जाएगा ये। अब इसमें क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटिटी ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है 1 फैराडेज के बराबर, मीन्स 96500 कूलम्ब के बराबर। तो यहाँ आप लिख सकते हो क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर रिडक्शन होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है 96500 कूलम्ब की। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस करने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम के रिडक्शन होने में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी,
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 96500 कूलम के बराबर क्वांटिटी ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 289,500 कूलम इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये हो गया आपका ए नंबर क्वेश्चन। बी नंबर इसी टाइप से क्या है कि 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव को Cu में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके रिडक्शन होने में कितने क्वांटिटी ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ देखिए Cu2 पॉजिटिव से Cu बना है। इसको मैं कंप्लीट नहीं करके मैं समझा देता हूँ, शायद आप कर लेंगे। ये Cu है, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन आएगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब 2 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 96500 कूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज होगा, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ चार्ज फॉर Cu2 पॉजिटिव टू Cu, या रिडक्शन ऑफ कॉपर, ऐसे बोल सकते हैं आप, जैसे भी चाहें। सी नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। सी नंबर क्वेश्चन में क्या है, MnO4 नेगेटिव से क्या हो रहा है, Mn3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 है चार्जेज, तो Mn का क्या है भाई, +7 हो जाएगा, +7। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा जी, +3। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप 11th क्लास के रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़े हो, मैं भी क्लास लिया हूँ निर्भर एकेडमी पे ऑनलाइन, वो भी आपको मिलेगा। तो यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो गया और यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। तो इस Mn के ऑक्सीडेशन नंबर को अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 7 प्लस और ये 4 माइनस, तो 3 प्लस बच गया और इधर भी 3 प्लस हो गया। तो Mn का 3 प्लस प्रोडक्ट के साइड में भी, Mn का 3 प्लस रिएक्टेंट के साइड में। इक्वेशन बैलेंस हुआ, Mn के ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालना है जी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालना है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें लगता है कि मिसप्रिंट है, जो कि आपको ठीक करना चाहिए। ये 3 नहीं, ये 2 पॉजिटिव है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ इसको मिटाकर। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 पॉजिटिव आ जाएगा, और 2 पॉजिटिव आएगा तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस होगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो +7 होगा ही, बट बैलेंस करने में यहाँ 4 नहीं, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना होता है, तो यहाँ पे इसी टाइप से जैसा पहला क्वेश्चन में हम लोग किए, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 96500 कूलम होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा जी, 5 × 96500 कूलम होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा, 482500 कूलम। ठीक है, तो आप देखिए ये सी नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकली क्या था कि अगर हमें बैलेंस करना आता है तो हम लोग इसके क्वांटिटी ऑफ चार्ज को निकाल सकते हैं। MnO4 नेगेटिव के रिडक्शन होने में कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बोर्ड ही एग्जाम में नहीं बल्कि इवन आपके जेई मेन लेवल में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सी टाइप के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है वो सी टाइप के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है। जरूरी नहीं कि MnO4 नेगेटिव ही हो,
कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकता है। वहाँ बैलेंसिंग थोड़ा टफ कर देगा। अगर बैलेंस आप प्रॉपरली कर पाए हो तो आंसर निकालने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और बैलेंसिंग में थोड़ा इधर उधर किए तो आंसर आपका मिसमैच हो जाएगा। तो अब इसके बाद फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन ये ट्विस्टेड है। बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड तो नहीं कहेंगे, एक बार समझ जाएंगे तो मे बी कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। जैसे ए नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम। चार्ज कूलम में कैलकुलेट करना है फॉर द ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ क्या है, 2 मोल ऑफ वाटर टू O2। वाटर का 2 मोल अगर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट का वाटर है। तो वाटर अगर ब्रेक होगा यानी डिकम्पोज होगा तो किस में डिकम्पोज होता है, ये हाइड्रोजन में। और उसके बाद बैलेंस करने के लिए तो यहाँ 1/2 O2 भी लिख सकते हैं, वह 2 लगा कर भी कर सकते हैं बैलेंस हाइड्रोजन से पहले, और ऐसे भी बैलेंसिंग किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या कि दैट इज़ जो O2 नेगेटिव है आपका, O2 नेगेटिव, ये क्या है, ये 1/2 O2 में कन्वर्ट हुआ है, O2 में कन्वर्ट हुआ है। इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तभी तो इधर 2 नेगेटिव चार्ज है, प्रोडक्ट के साइड भी 2 नेगेटिव चार्ज है। अगर यही हाइड्रोजन आयन की बात करें तो हाइड्रोजन आयन जो कन्वर्ट हुआ है वाटर से टूटने के बाद वो H2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ है। तो इसको जब बैलेंस करेंगे आप तो यहाँ पे H2 बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया तो यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज भी करना होगा आपको। अब हम लोग आयनिक फॉर्म में अगेन फिर लिखें, अगेन फिर क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे। ये क्वेश्चन यहीं पे थोड़ा सा रिएक्शन लिखने में दिक्कत होती है, और रिएक्शन लिखना अगर नहीं आया तो ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा आपसे। ये क्या है, H2O है। अगर मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि 2H पॉजिटिव है और ये 1/2 O2 है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, ये 2 नेगेटिव और ये 2 पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट के साइड में भी कोई चार्ज नहीं, रिएक्टेंट के साइड में भी कोई चार्ज नहीं। तो अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट क्या होगी जी, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, electricity required for oxidation of 1 mole, यहाँ पे ई नहीं लिखेंगे, 1 mole of H2O इज इक्वल टू क्या, 2F। 2F कहने का मतलब क्या, 2 फैराडेज यानी 2 × 96500 कूलम कह सकते हैं आप इसको। जब 1 मोल होगा, देखिए यहाँ पे 1 मोल क्यों लिखे, 1 मोल H2O का मतलब ये है कि देखिए यहाँ 1 मोल H2O लिए हो ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 आया है बैलेंस करने के बाद। तो यहाँ पे 1 मोल जब वाटर होगा तो 2 × 96500 कूलम होगा। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है कि 2 मोल्स ऑफ वाटर है यहाँ पे, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर जब होगा जी तो क्या होगा, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर के लिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, फिर लिखिए आप यहाँ फॉर 2 मोल्स ऑफ H2O के लिए क्या होगा, 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 2 × 2 × 96500 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 386,000 कूलम, इतना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 2 का मतलब ये 1 मोल के लिए तो इतना आ गया, तो 2 मोल के लिए क्या आएगा, 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सिंपल। इस पूरे क्वेश्चन को आप 2 बार सॉल्व करेंगे
एक बार समझ लेने के बाद, वीडियो को बहुत अच्छे से प्रॉपर सुन लेने के बाद आप बहुत अच्छा से सॉल्व कर पाएंगे। फिर इसी पैटर्न का अगर क्वेश्चन आया तो आप श्योर कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर होता है ऐसा क्वेश्चन। अब इसी टाइप से 1 मोल Fe बी नंबर जो क्वेश्चन है, बी नंबर क्वेश्चन 1 मोल है, यहाँ पे FeO से Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो उसी तरीके से है, ये क्या है, FeO है, FeO कन्वर्ट किस में हो रहा है, Fe2O3 में कन्वर्ट होता है। तो इसको 1/2 लगाएंगे यहाँ, तो आयरन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन तो अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है। मीन्स कि हम लोग आयरन के केस में लिख सकते हैं कि Fe2 पॉजिटिव जो है आपका Fe3 पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो इसका आयन बैलेंस हो जाएगा, आयन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड कितना होगा इस केस में, तो यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1 फैराडेज, इसलिए कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन जब है तो 96500 कूलम्ब आंसर हो जाएगा, ये 0 लिखा हुआ है। ये हो गया आपका, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए जो कि आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। आप थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है और ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है। ये सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट विद ए करंट 1.5 एम्पियर, जिसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है 10 मिनट तक 1.5 करंट पास कराकर। व्हाट इज़ द मास ऑफ कॉपर, तो कॉपर का कितना मास डिपॉजिटेड होगा ये पूछा जा रहा है। जैसे कि आपको एग्जांपल बताए थे, पानी गर्म करोगे तो 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट पास होने से जितना केमिकल सब्सटेंस उस पर डिपॉजिट होगा। ये पूछ रहा है अब क्या कि 1.5 एम्पियर करंट पास किया जा रहा है 10 मिनट तक, तो आप बताइए कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर कितना डिपॉजिटेड होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो कि जो लिखा हुआ है, जो गिवन है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद आप ये देखिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन है करंट। करंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई कितना है 1.5 एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम दे रखा है, टाइम कितना है 10 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। मोलर मास भी दिया हुआ है, मोलर मास का भी यूज होता है इसमें। लेकिन उससे पहले क्या कि देखिए आप H2 नहीं, CuSO4 है। CuSO4 को जब ब्रेक करते हैं जी तो Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक होता है। अब यहाँ पे क्या है, Cu2 पॉजिटिव है और ये क्या है Cu हो गया। इसको बैलेंस करोगे आप तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, ये हो गया। इसी आयनिक इक्वेशन से हमें क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिटेड कॉपर निकालना है, उसका अमाउंट। तो इतना गिवन हुआ कि करंट गिवन है, टाइम गिवन है। इस CuSO4 डिपॉजिट करेगा, कॉपर Cu2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, डन है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 फैराडेज, दैट इज 2 इंटू 96500 कूलम्ब।
डिपॉजिट कॉपर इज इक्वल टू 1 मोल। इतना समझ गए होंगे। ये देखिए CuSO4 कितना मोल है, 1 मोल है, इसलिए कि इसका कॉफिशिएंट 1 है, तो ये 1 मोल है। और 1 मोल को अगर तुम डिपॉजिट करते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन आता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज 2 × 96500 कुलम होगा, ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे भी। तो इतना क्वांटिटी ऑफ चार्ज जब सप्लाई करते हैं तो कॉपर का 1 मोल डिपॉजिट होता है, 1 मोल डिपॉजिट होता है ना। और 1 मोल का वेट कितना है जी? 63.5 ग्राम। ये दिया हुआ है मोलर मास, देखिए यूज हो गया, मोलर मास क्वेश्चन में दिया है, तो 1 मोल का ही 63.5 ग्राम है। अब कहता है कि अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना है ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। I कितना है? 1.5 है, और टाइम कितना है? 10 मिनट है। 10 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.5 इंटू 600 हो जाएगा, और ये कितना हो गया? 900 क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इतना कुलम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आप 900 कुलम्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज सप्लाई करते हो तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, उसका अमाउंट फाइंड करना है। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें क्या कि 2 × 96500 कुलम जब आप क्वांटिटी ऑफ चार्ज सप्लाई करते हो तो कॉपर का 63.5 ग्राम डिपॉजिट होता है। तो इसी टाइप से मैं फिर से लिखता हूँ इस बात को कि 2 × 96500 कुलम डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट Cu इज इक्वल टू 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। तो एक में कितना हो जाएगा? एक में हो जाएगा 63.5 अपॉन में क्या हो जाएगा जी? 2 × 96500 कुलम हो जाएगा। अब देयरफॉर इसलिए 900 कुलम ही तुम्हें करंट पास कराना है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास कराना है, तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? तो आपका कॉपर डिपॉजिट होगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2 × 96500 कुलम मल्टीप्लाई 900। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर मिलेगा 0.296 ग्राम। तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? 0.296 ग्राम, जब हम लोग 900 कुलम इसमें सप्लाई करेंगे क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो ये पूरा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन किस तरीके का होगा? बहुत पूछा जाता है, कई बार ये जेईई मेन में भी पूछा गया है। फाइंड द चार्ज इन कुलम 1 ग्राम आयन ऑफ N3 नेगेटिव, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? फाइंड द चार्ज इन कुलम, चार्ज को कुलम में हमें फाइंड करना है जब 1 ग्राम आयन N3 पॉजिटिव का है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? चार्ज ऑन 1 आयन ऑफ N3 नेगेटिव इज इक्वल टू क्या होगा? 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम्ब। ये अब यहाँ पे 1.6 × 10⁻19 कहाँ से आ गया? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जी, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19।
तो 3 यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, देखो यहाँ चार्ज ही तो लिखा हुआ है, चार्ज ऑन 1 आयन, एक आयन पे चार्ज कितना होगा, तो 3 नेगेटिव चार्ज है, तो 3 इंटू इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने कूलम्ब के बराबर होगा। क्लियर हुआ ये लाइन। अब इसके बाद यहाँ पे है कि 1 ग्राम आयन इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस। अब देखिए ये लाइंस जो लिखे हैं इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझ भी जाएंगे। 1 ग्राम आयंस का मतलब क्या है, उसमें कितने आयन प्रेजेंट हैं, तो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर आयंस होता है। जैसा कि 1 एटम की बात करें तो इसमें कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। 1 मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स। आयन की बात करें तो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर आयंस। तो इसमें आयंस कितने हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस। अब हम लोगों को क्या करना है, देयरफॉर चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ N3 नेगेटिव, 1 ग्राम आयन का N3 नेगेटिव पे, यही पूछा जा रहा था, क्वेश्चन था यही। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और फिर एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। अब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिलेगा 2.89 इंटू 10⁵ कूलम। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आपके जेईई मेन में और बोर्ड एग्जाम में। कुछ नहीं करना है इसको, मैं रिकैप करा देता हूँ इस क्वेश्चन को दोबारा। चार्ज आप निकालोगे, चार्ज जो दिया रहेगा 3 नेगेटिव है तो 3 मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्वेश्चन को चेंज किया तो चार्ज 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये निकाल लेंगे। उसके बाद 1 ग्राम आयंस में कितने आयंस होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। अब आपसे पूछा गया चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ N3 नेगेटिव का क्या होगा, सभी को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और यही अगर पीएमटी में आता है तो 4 नंबर का आता है, जिसको कि अब आप नीट कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन आपका 2008 पीएमटी में पूछा गया है। पहले पीएमटी ही कहते थे इस एग्जाम को, ऑल इंडिया पीएमटी का क्वेश्चन है ये 2008 का। तो ये क्या है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। जब 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट होता है, इफ करेंट इफिशियंसी फॉर द प्रोसेस is 50% if the potential drop across the cell is 3 volts, how much energy will be consumed? तो कितना एनर्जी उसमें कंज्यूम्ड होगा। एक बार मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद मैं दोबारा इसको समझा दूंगा, तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। फिर आप अपने आप एक बार ट्राई करें रफ पे, पेपर पे, तो बहुत अच्छा समझ जाएंगे। पहली बात तो कि नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला होता क्या है, नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 होता है, इसको नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। ये बैलेंस करते हुए मैं लिख देता हूँ, 6 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू C6H5NH2 एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। ये पूरा रिएक्शन लिख दिए, यही आपका एनिलीन है। तो यहाँ देखो नाइट्रोबेंजीन है ये, इसको हम लोग नाइट्रोबेंजीन कहेंगे और ये आपका
एनिलीन। यही क्वेश्चन तो था कि नाइट्रोबेंजीन जब एनिलीन में कन्वर्ट होता है तो एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 का मतलब क्या होता है, दैट इज 123 ग्राम required electricity is equal to 6 into 96500 कूलम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 5790000 कूलम, इतना आ जाएगा। ये 123 क्या है, 123 इसका मोलर मास है। आप मोलर मास निकालोगे तो 123 ग्राम मिलेगा। देखिए आप, 12 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 72 5 14 32। तो सभी को सम करोगे कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। ये 123 ग्राम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, 123 ग्राम को इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर्ड होती है 5790000 कूलम। ठीक है, पूछा कितना जा रहा है कि 12.3 ग्राम। क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा है 12.3, तो 12.3 में कितना होगा जी, 12.3 में हो जाएगा 5790000 डिवाइडेड बाई क्या, 123 मल्टीप्लाई 12.3 कूलम, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आई थिंक आंसर आ जाएगा आपका 57900 कूलम आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें और हमें क्या निकालना है, 50% दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ लिखा है 50%। करेंट इफिशियंसी फॉर द प्रोसेस 50%। जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तब हाउ मच एनर्जी विल कंज्यूम्ड, तो उस समय एनर्जी कितना कंज्यूम किया गया होगा, ये क्वेश्चन है जी। तो ये 12.3 ग्राम पे तो हम लोग निकाल लिए, 12.3 ग्राम पे निकाल लिए, इतना ग्राम पे ये होगा। नेक्स्ट लिखेंगे क्या, द करेंट इफिशियंसी इज 50%। करेंट इफिशियंसी अगर 50% है तो अब क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 57900। अगर करंट की इफिशियंसी 100% नहीं है, 50% है, तो निश्चित रूप से डबल टाइम लगेगा, डबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज की ज़रूरत होगी, तो इतने चार्ज की ज़रूरत होगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 115800 कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, तो अब निकालेंगे हम लोग एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, फार्मूला होता है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो EMF कितना है, 3 वोल्ट है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 वोल्ट है। अब ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है, आ गया आपका, जब 50% इफिशियंसी रहेगी तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज ये होगा।
तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 115800। अब ये कितना हो गया 34700 जूल में आंसर आएगा। तो इतना जूल हो गया 3474 आएगा 347400 जूल, इतना जूल आंसर हो गया। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इस पूरे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन को अगर एक बार में नहीं समझे आप दोबारा वीडियो देखिए, इसको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। आज की क्लासेस मैं इतना रहने देता हूँ, फिर मैं अगले लेक्चर के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगले क्लास में देखेंगे। इसी तरह आप वीडियो को देखते रहें, सुनते रहें। ओके, थैंक यू, बाय।